बाल विवाह रोकने पहुंचा उड़न दस्ता, नाबालिग बोली आत्महत्या कर लूंगी। इंदौर में बाल विवाह उड़न दस्ता प्रभारी महेंद्र पाठक जब अपनी टीम के साथ सावेर में बूढ़ी बरले गांव में एक नाबालिग का विवाह रोकने पहुंचे, पूरा परिवार इस विवाह को रोकने का विरोध करने लगा। इतना ही नहीं, पिता द्वारा किए गए शादी के खर्च को लेकर खुद नाबालिग भी आगे आकर इसका विरोध करने लगी और उसने आत्महत्या कर लेने तक की धमकी दी और कहा कि अगर आज शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जब परिजन और युवती नहीं मानी तो उड़न दस्ते की टीम सहित तहसीलदार पूनम तोमर ने परिजनों को समझाया कि अगर ये बाल विवाह होता है तो 2 साल तक की जेल सहित लाख रुपए का दंड भी भुगतना पड़ सकता है। जैसे तैसे परिवारजनों को मनाकर बाल विवाह रुकवाया गया। चंद्रयान 3 ने फिर किया कमाल, चंद्रमा पर पानी और बर्फ की जगी उम्मीद। चंद्रयान 3 ने ऐतिहासिक कदम बढ़ाकर हासिल की एक और उपलब्धि। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर पानी और बर्फ की खोज की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। चंद्रमा की सतह तापीय भौतिकी प्रयोग चासटे से पानी और बर्फ की खोज में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। विक्रम लैंडर ने चांद की उच्च अक्षांश वाली मिट्टी की जांच की है, जिससे ये उपलब्धि का पता चला। इस प्रयोग से खास और असाधारण इन सीटू तापमान मापा गया। इससे चांद के तापीय वातावरण के होने की संभावना जागी। इसके साथ ही पानी और बर्फ के जमा होने की उम्मीद भी पैदा हो रही है। इसरो के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के वैज्ञानिक के दुर्गा प्रसाद ने कहा कि पानी और बर्फ का पता लगाना चंद्रमा पर इंसानों के जीवन की संभावना और आगे की खोज के लिए एक अहम कदम है। चांद के तापमान न केवल पानी और बर्फ को निर्धारित करते हैं, बल्कि ये अन्य वैज्ञानिक और अन्वेषण पहलुओं को भी प्रभावित करते हैं। चंद्रयान 3 मिशन से प्राप्त नई जानकारी को मशहूर वैज्ञानिक पत्रिका नेचर कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित किया गया। चासटे ने चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में 355 केल्विन 82 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापे हैं, जो कि अपेक्षित 330 डिग्री केल्विन 57 डिग्री सी से 25 केल्विन अधिक था। ATM ने 500 रुपए के नकली चूरन वाले उगलने शुरू कर दिए। शाहजहांपुर के कलावन में मुरादाबाद फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर स्थित SBI के ATM ने शुक्रवार को 500 रुपए के कुछ नोट नकली चूरन वाले उगलने शुरू कर दिए। इससे उपभोक्ता परेशान हो गए। कई लोगों से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शनिवार को ATM बंद करा दिया। 4-5 बोरियों में थे जले नोट। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के अंदर का वीडियो SC ने जारी किया। साथ ही इस मामले से जुड़ी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है और इसके साथ ही जस्टिस वर्मा का जवाब भी सार्वजनिक कर दिया गया है। भारत के प्रथम न्यायाधीश संजीव खन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। ये भी लिया ये भी लिया बेटा। पंजाब में फिर तोड़ी गई हिमाचल प्रदेश की बसें। रात में रुकने वाली 20 बसें बंद। पंजाब में हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की बसों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजी घटना अमृतसर बस स्टैंड की, जहां अज्ञात असामाजिक तत्वों ने अमृतसर बस स्टैंड पर HRTC की बसों पर आपत्तिजनक नारे लिखकर तोड़फोड़ की। HRTC ने अमृतसर पुलिस के पास इस संबंध में FIR दर्ज करवाई और पंजाब पुलिस से मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंजाब में रात के समय ठहरने वाली 20 बसों के रूट बंद कर दिए। फिलहाल ऐसी कोई बसें पंजाब को नहीं भेजी जाएंगी जो वहां पर रात में बस अड्डों पर रुकती हैं। HRTC की कुल 600 बसें पंजाब से होकर रोजाना गुजरती है, जिससे रात को 20 बसें वहां अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी होती हैं। हिमाचल प्रदेश ने यह फैसला अमृतसर में हुई घटना के बाद लिया। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश की बसों को पंजाब में नुकसान पहुंचाया जा चुका है। पहले होशियारपुर में बसों को नुकसान पहुंचाया और बाद में खरड़ में भी अटैक किया। बजट सत्र के बाद सियासी बदलाव होता है। पंजाब में कई मंत्रियों की छुट्टी तो कईयों के बदलेंगे विभाग।
पंजाब में आपके नए प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्ति के बाद अब मंत्रिमंडल में चेहरे व विभाग बदलने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं और कई मंत्रियों को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। आपकी तरफ से जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण भी करवाया गया है कि कौन-कौन विधायक अधिक लोकप्रिय और बेदाग हैं, उन्हें आगे लाने की तैयारी की जा रही है, ताकि 2027 के चुनाव में पार्टी को पूरी ताकत के साथ मैदान में उतारा जा सके। पार्टी को शहरी वर्ग में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हाल ही में संपन्न निकाय चुनाव में पार्टी को पटियाला छोड़कर किसी भी जिले में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। पार्टी शहरी वर्ग में सत्ता विरोधी लहर को कूद करने का खाका तैयार कर रही है, जिसके तहत हिंदू चेहरे को आगे लाया जा सकता है। ऐसे में आपके प्रधान अमन अरोड़ा को पावरफुल किया जा सकता है। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक हाईकमान के पास कई मंत्रियों की शिकायतें भी पहुंची है कि लोग उनकी कारगुजारी से खुश नहीं है। इसके अलावा जाति संतुलन भी बनाना पड़ेगा। दोआबा दलितों का मुख्य केंद्र है और रविदासिया व वाल्मीकि समाज के लोग बहुसंख्यक है। दोआबा में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का खासा प्रभाव है, जिसके लिए दोआबा में फिर फेरबदल हो सकता है ताकि विधानसभा चुनाव में चन्नी का मुकाबला किया जा सके। वहीं पार्टी की तरफ से कई दमदार चेहरों को आगे लाया जा सकता है जो अधिकारियों की मनमानी पर पकड़ बना सके। पंजाब में यह फीडबैक भी किया गया है कि कई प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और फाइलों को दबाकर लंबे समय से बैठे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 147 देशों में से 118वें स्थान पर है। भारत खुशहाली के मामले में पाकिस्तान 109वें, नेपाल 92वें, ईरान 100वें, फिलिस्तीन 103वें और यूक्रेन 105वें से पीछे हैं। यह रैंकिंग 2022 से 2024 के दौरान देशों के प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों के आधार पर तैयार की गई है। क्या है भारतीयों के उदास रहने की सबसे बड़ी वजह? हरियाणा पंच सरपंचों के पद छोड़ने के 6 साल बाद तक होगी भ्रष्टाचार की जांच। हरियाणा चंडीगढ़ पंचायतों में विकास कार्य में गोलमाल के आरोपित पंच सरपंचों का बच निकलना मुश्किल होगा। आरोपित पंचायत प्रतिनिधियों के पद छोड़ने के 6 साल बाद तक अब आरोपों की जांच हो सकेगी। अभी तक पद छोड़ने के 2 साल बाद भ्रष्टाचार के आरोपितों के खिलाफ जांच नहीं हो पाती थी, जिससे कई बार वे आसानी से बच निकलते थे। विधानसभा में बृहस्पतिवार को हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि नया कानून बनने से पंचायत प्रतिनिधियों की जवाबदेही बढ़ेगी। बैंकों के कर्ज के तौर पर फंसा 10 लाख करोड़ रुपया बट्टा खाते में। बैंकों को जब किसी कर्ज से मुनाफा आना बंद हो जाता है तब उसे एनपीए घोषित कर देती। बाद में एनपीए खाते का पैसा बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। 2017 से अब तक पिछले 5 सालों में बैंकों ने 10,09,511 करोड़ रुपए के फंसे हुए लोन को बट्टे खाते में डाल दिया। इस दौरान शेड्यूल कमर्शियल बैंक कुल का कर्ज का सिर्फ 13% ही रिकवर कर पाई। बट्टा खाते में कर्ज डालने के बाद बैंकों ने इस बैलेंस को बही खाते से भी हटा दिया। आरबीआई के मुताबिक साल 2018-19 में बैंकों ने सबसे ज्यादा 2.36 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में जमा किए। 2021-22 में यह आंकड़ा 1.57 लाख करोड़ रुपए का है। सबसे अधिक गीतांजलि जेम्स के कर्ज 7.1 करोड़ को बट्टे खाते में डाला गया। जानिए एनपीए क्या है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब कोई कंपनी या व्यक्ति किसी बैंक से लोन लेती है और उस लोन का मुनाफा आना बंद हो जाता है तो बैंक उस अकाउंट को एनपीए घोषित कर देती है। दरअसल बैंक के मुनाफे का पूरा कारोबार पैसे जमा करने से ज्यादा कर्ज देने पर टिका है। आरबीआई के नए नियम के मुताबिक बैंक कुल जमा पैसों का 77.5% रुपए को कर्ज के रूप में दे सकती है। इस कर्ज से आने वाला ब्याज ही बैंकों का मुनाफा होता है। कई बार बड़ी कंपनियां या लोग मुनाफे का पैसे देना बंद कर देती है, जिसके बाद बैंक उस अकाउंट को एनपीए घोषित करता है। बट्टा खाता क्या भला है? कर्ज लेने के बाद भी जब कोई कंपनियां जानबूझकर पैसे जमा नहीं करती तो बैंक उसे बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित कर देता है। साथ ही उसके कर्ज के पैसों को बट्टे खाते में डाल देता है। कर्ज के बट्टे खाते में डालने से बैंकों के मुनाफे पर असर होता है। बैंक बट्टे खाते में क्यों डाल देती है पैसा? 3 वजह हैं। कंपनियों का राजनीतिक रसूख बड़ी वजह है। बैंक सत्ता के करीब रहने वाली अधिकांश कंपनियों का लोन बट्टे खाते में डाल देती है। बैंकों को अपना बही खाता क्लीन दिखाना होता है। इस वजह से कई कंपनियों को लोन बट्टे खाते में डाला जाता है। हालांकि उसकी एक प्रक्रिया है। कई बार लोन लेने वाली कंपनियां दिवाला हो जाती है, कंपनी के मालिक देश छोड़ जाते हैं। इसी समय में भी बैंक कर्ज को बट्टे खाते में डाल देता है। के नाम पे
नहीं डरते। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। Saluting the martyrdom of 3 brave sons of Bharat Mata on their death anniversary, who were hanged to death by the British. The irrepressible revolutionary spirit of 3 national martyrs, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev, lit an eternal flame of liberty by smilingly embracing martyrdom for the motherland. Shaheed Bhagat Singh and B.K. Dutt threw a bomb in the Central Assembly Hall, New Delhi on 8 April 1929 to record their protest against the British rule in India. He and his 2 brave comrades Rajguru and Sukhdev were tried for shooting a British police officer John Saunders on the 17th December 1928. These 3 revolutionaries were then awarded death sentence. Following the hasty trial of this Lahore conspiracy case, they were executed a day earlier than the hanging scheduled in the central jail in Lahore. The newspapers reported their fearless and defiant attitude as they would enter the courtroom shouting slogans like Inqilab Zindabad, Inqilab Zindabad, Inqilab Zindabad, Long live the proletariat, and singing songs such as Sarfaroshi ki tamanna ab hamare dil mein hai. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। Their selfless contribution to the freedom movement, unwavering dedication and bravery continues to inspire generations. The nation will always remember their sacrifice. सीआईएसएफ जवानों की बोलेरो गाड़ी रेल पटरी क्रॉस कर रही थी, तभी मालगाड़ी आ गई। एक जवान उतर गया, 3 बैठे रहे। मालगाड़ी बोलेरो को घसीटते हुए ले गई। गनीमत रहे कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। मालगाड़ी के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए थे, जिससे ट्रेन की स्पीड काफी कम हो गई थी। यह हादसा राजस्थान के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट क्षेत्र में हुआ। बांसवाड़ा जिले के पालुदा में एक चौथी कक्षा की बच्ची का गला रेत कर की हत्या, परिजनों में भारी आक्रोश। बांसवाड़ा जिले के लोहारे थाना क्षेत्र के पालोदा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चौथी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के घर के किचन में धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। बच्ची की निर्मम हत्या कर दी। बच्ची की हत्या के दौरान माता पिता खेत में फसल काट रहे थे। बच्ची की मौत की खबर सुनते ही माता पिता के पैर तले जमीन खिसक गई और देखते ही देखते भारी भीड़ जुड़ गई। बढ़ती भीड़ को देख मौके पर 3 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश कर रहे। वहीं पटेल समाज की पटेल सेना ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। मुजफ्फरनगर हर्ष फायरिंग पर 2 सिपाही सस्पेंड। सर्विस पिस्टल से फायरिंग करते हुए डीजे पर डांस किया था सिपाही। एसएसपी अभिषेक सिंह ने वीडियो का लिया संज्ञान। रामराज थाने में तैनात 2 सिपाही प्रशांत बलियान और गौरव सस्पेंड। सिपाही प्रशांत बलियान पर मुकदमा भी दर्ज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी में दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ में प्यार, शक और 2 लाशें। पत्नी से प्रेम प्रसंग बना खून की वजह सिपाही ने 2 दोस्तों की कर दी बेरहमी से हत्या। लखनऊ के काकोरी इलाके में दिल दहला देने वाला दोहरा हत्याकांड सामने आया है। पुलिस में तैनात सिपाही ने पत्नी से प्रेम प्रसंग के शक में अपने 2 दोस्तों की हत्या कर दी। आरोपी सिपाही ने पत्नी से फोन कराकर मनोज को शुक्रवार देर रात ईंट भट्टे के पास पहले दोनों को बुलाया और फिर गले और सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। शक में अंधे आरोपी ने रोहित को 1 बार जबकि मनोज पर 18 से 20 बार वार किए। पुलिस के अनुसार हत्या की वजह सिपाही की पत्नी से किसी एक मृतक के फोन पर बातचीत और मिलने की बात सामने आई। सिपाही महेंद्र कुमार और उसकी पत्नी दीपिका पुलिस हिरासत में। मनोज और रोहित के गला काटकर की गई हत्या। पूछताछ में सिपाही महेंद्र और उसकी पत्नी ने हत्या की साजिश कबूली। कारण पत्नी के मनोज के साथ प्रेम प्रसंगों को लेकर थी साजिश। रात 10 बजे थाना काकोरी पर एक सूचना आई कि बरगताबाद नाम एक गांव है जो उस थाना क्षेत्र का है। वहाँ 2 युवकों की गला काट के हत्या कर दी गई है और लाश जो है वो चौराहे पर, जो बरगताबाद का चौराहा है वहाँ पर पड़ी है। इस पर तत्काल इंस्पेक्टर काकोरी, एसीपी काकोरी और फोरेंसिक की टीम और आसपास का पुलिस मौके पर पहुंचा और पहुंचने के बाद उनकी पहचान मनोज और रोहित इन दोनों के रूप में हुई, जो उसके बगल के ही गांव के रहने वाले थे।
इस पर तत्काल पोस्टमार्टम और पंचायतनामा कार्रवाई की गई और सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कर इसके खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई गई, जिसमें एसीपी काकोरी की टीम थी, इंस्पेक्टर काकोरी की टीम थी और डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस और क्राइम ब्रांच की थी। और 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा करते हुए इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक महेंद्र है और एक उसकी पत्नी, जिसका नाम अंकिता और दीपिका, दोनों नाम उसके हैं, अंकिता और दीपिका है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और जो पूछताछ में और साक्ष्यों को एकत्र करने में जो बात प्रकाश में आई, उसमें ये पता चला कि जो इसमें मृतक मनोज है, उसका जब वो स्कूल में पढ़ता था तभी से उसका मधुर संबंध, प्रेम संबंध जो है वो महेंद्र की पत्नी जो अंकिता है उससे था। और जब उसकी शादी महेंद्र से हो गई तभी वो संबंध बना। इस बात की जानकारी जब महेंद्र की हुई तो उसने इस बात से मना किया कि तुम ये मत करो, किंतु वो मानी नहीं और वो मिलती रही। बाद में महेंद्र ने उसे स्पष्ट कहा कि देखो, तुमको 2 में से एक चीज़ को चुनना पड़ेगा, या तो तुम उसके साथ रहो और या मेरे साथ रहो। इस पर अंकिता ने ये बात बताया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे और उसको हम लोग रास्ते से हटा देते हैं। और इसकी योजना इन लोगों ने फरवरी के महीने से बनाई और इसमें 1-2 नए सिम खरीदे गए, जिससे वो आपस में 1 to 1 बात करते थे। और एक सिम अंकिता ने इसको दिया, अपने हस्बैंड को दिया, और एक मृतक मनोज को दिया, और जिससे 1 to 1 बात करते थे। इस तरह से उन्होंने चालाकी से की कि जिससे जब कभी वो कांड करें तो इस बात का खुलासा ना हो पाए कि लोग आपस में बातचीत करते थे। किंतु सर्विलांस का सहारा लेते हुए ये बात ट्रेस हुई और उसमें जब बाद में प्लानिंग के तहत तो लोगों ने अंकिता ने उसको घटनास्थल पर बुलाया और बोला, आज तुम आ जाओ और तुमसे हम मिलने आएंगे, और जब तुम उस चौराहे पे आ जाना तो हमें फ़ोन कर देना। मनोज जो है अपने एक साथी जिसका नाम रोहित था, उसके साथ वहाँ मौके पर पहुँचा और उसे फ़ोन किया कि हम आ गए हैं। इस बात पे तत्काल जो है उसने अपने पति को बताया और उसके पति जो पहले से प्लानिंग कर रखी थी, वो 3 साथियों के साथ वो मौके पर पहुंचा और उसने तेज़धार हथियार से इन दोनों की हत्या कर दी। और इसमें ये भी महत्वपूर्ण बात है कि रोहित की हत्या उसने महेंद्र ने इस वजह से की कि महेंद्र और रोहित उसी स्कूल में पढ़े हुए थे जिस स्कूल में ये लोग पढ़ते थे। तो उसको इस बात से डर था कि वो उसको पहचान गया और इस बात का खुलासा कर देगा, इस वजह से उसने उसको मार दिया। और अब इसमें महेंद्र और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में सर बेसिकली उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही है, 2018 बैच का, और ये लखीमपुर खीरी में पोस्टेड है। ये एक अयोध्या ड्यूटी में गया था और वहाँ से लौट रहा था और खीरी जा रहा था। चूँकि उस प्लानिंग के तहत जब भी पता चला तो वो बीच में ही आके उसने ये कांड किया और वापस फिर खीरी चला गया। और खीरी वहाँ पहुँच के उसे बताया कि उसकी तबीयत खराब है, उसको उंगली में चोट है, और फिर वहाँ से वो बेड रेस्ट पे था। और इसके साथ ही जब वो जो चोट थी उसकी उंगली में लगी हुई है, वो चोट भी उसी के दौरान लगी थी। इसके साथ 3 लोग और थे जिनकी तलाश जारी है, शीघ्र उन्हें गिरफ्तार। आला कत्ल जो है वो एक बड़ा चाकू है जो जिससे पेड़ में ताड़ी जो काटी जाती है उस तरीके का चाकू है, वो बरामद कर लिया गया है उसकी निशानदेही पर। और इसके साथ 2 वाला फ़ोन भी बरामद कर लिया गया है, एक डॉट फ़ोन, जिसके तहत उस फ़ोन में 2 सिम डाल के अंकिता जो है वो बात किया करती थी। पत्नी व 3 बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सांगठेड़ा गांव है। यहां शनिवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक शख्स ने अपने ही बच्चों की हत्या कर दी। शख्स को पत्नी पर शक था। इसी शक के चलते पहले उसने पत्नी पर गोली चलाई, फिर एक एक कर अपने 3 बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। वारदात को बीजेपी नेता योगेश रोहिला ने अंजाम दिया। उसने अपनी पत्नी नेहा, बेटे देवांश और शिवांश, बेटी श्रद्धा को गोली मार दी। घटना में 3 बच्चों की मौत हो गई और पत्नी नेहा का इलाज चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में चल रहा है। पुलिस पूछताछ में आरोपी योगेश रोहिला ने बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे जानकारी मिली थी कि उसकी पत्नी नेहा का किसी युवक के साथ अफेयर चल रहा है। कई बार इसी बात को लेकर उसकी अपनी पत्नी के साथ बहस और फिर मारपीट भी हुई।
इसी बात को लेकर वह काफी दिनों से तनाव में था। शनिवार को जब वो घर पर था तो उसकी पत्नी एक रोमांटिक गाना गा रही थी। उसी गाने को सुनकर योगेश ने नेहा के साथ बहस शुरू कर दी। एक एक कर सब पर चला दी गोली। कुछ देर की बहस के बाद योगेश दिन में करीब 12:30 बजे अपने तीनों बच्चों को, बेटी श्रद्धा, देवांश और शिवांश को स्कूल से खुद लेकर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी के साथ बहस शुरू की। योगेश का अपनी पत्नी पर गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उसने अपनी लाइसेंस पिस्तौल को नेहा के सीट से सटाकर गोली चला दी। गोली लगते ही नेहा जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में योगेश के तीनों बच्चे मौजूद थे। जिन्होंने मंजर देखा तो उनकी भी चीखें निकल गई। योगेश के सिर पर खून सवार था। पत्नी को गोली मारने के बाद उसने अपनी बेटी श्रद्धा की भी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर गोली चला दी। श्रद्धा के बाद उसने बेटे देवांश और शिवांश पर भी गोली चला दी। मारने के बाद पुलिस को दी जानकारी। चारों को गोली मारने के बाद बीजेपी नेता योगेश रोहिला ने खुद ही पुलिस अधिकारियों को अपने कृत्य की जानकारी दी और आराम से हाथ में पिस्तौल लेकर बैठ गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने योगेश रोहिला को हिरासत में लेकर उसकी पिस्तौल जब्त की। योगेश रोहिला ने पुलिस पूछताछ में बताया कि पत्नी को गोली मारने के बाद उसने बच्चों को इसलिए मारा कि बाद में उनका क्या होगा। योगेश का यह भी कहना है कि पत्नी और बच्चों को गोली मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मारने की सोची, लेकिन वो खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने से डर गया। पत्नी के चरित्र पर पति को था शक। योगेश के कुछ रिश्तेदार बताते हैं कि उसका दिमागी इलाज व मानसिक रोग विशेषज्ञ के यहाँ चल रहा था इलाज। रिश्तेदारों का यह भी कहना है कि योगेश की अक्सर अपनी पत्नी नेहा के साथ बहस हुआ करती थी। अब पुलिस अधिकारी इस बात की तस्दीक करने में जुट गए हैं कि क्या वाकई में योगेश की मानसिक स्थिति खराब थी या उसने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत पहले खुद को मानसिक रूप से बीमार होने की बात फैलाई और फिर प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी बीजेपी नेता योगेश रोहिला से पूछताछ कर रही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। मां ने अपने ही बेटे के गले में बंधी चेन तब तक खींची जब तक उसकी मौत न हो गई। मध्य प्रदेश के गुना में 15 वर्षीय अभ्युदय जैन ने अपनी मां अलका जैन से इंस्टाग्राम रील्स के लिए अनुचित कपड़े पहनना बंद करने की विनती की। अलका उसके टोकने से भड़क गई। तीखी बहस के बाद उसने उसके गले में बंधी चेन तब तक खींची जब तक उसकी मौत न हो गई। इंस्टा रील्स की दीवानी एक मां ने अपने ही बेटे को हमेशा के लिए चुप करा दिया।